हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले बी प्रोग्राम हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लगातार आते रही हैं और हर बार जो पेपर है उनमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है। मैं उन बच्चों के ऊपर बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उन बच्चों के ऊपर बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अभी भी आप पे टाइम है, आप जाकर पढ़ो, बुक उठाओ और वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब बेस्ट आइडिया है। ठीक है, और मैं उन बच्चों के ऊपर भी बात करने वाला हूँ जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की, है ना, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट के ही नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो, ये आपका फर्स्ट यूनिट में से आया हुआ है क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत के इतिहास में पुनर्गठन में साहित्य के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। देखो, तीन स्रोत होते हैं, एक होता है पुरातात्विक, होता है साहित्यिक, और एक होता है क्या, एक होता है आपके यातायात स्रोत। ठीक है, जो यात्री आए उन्होंने क्या लिखा अपनी बुक में। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं हम। प्रागैतिहासिक से आप क्या समझते हैं। देखो, ये प्रागैतिहासिक का मतलब वो होता है जो बहुत पुराना हो, जिसमें कोई लिपि ना मिली हो, है ना, जिसको पढ़ा भी ना जा सके। तीन तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, प्रागैतिहासिक, अद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। जिसमें अभी लिपि नहीं मिली हो, अद्यैतिहासिक का मतलब है जिसमें लिपि मिली हो लेकिन इससे पढ़ा नहीं गया हो। प्रागैतिहासिक की मैं एग्जांपल दूं जिसमें कोई लिपि नहीं मिली तो पाषाण काल, और अद्यैतिहासिक की बात करूं तो उसको बोल सकते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें लिपि तो मिले लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक की बात करूं तो वैदिक काल, जिसकी लिपि हम पढ़ भी सकते हैं और लिखी हुई है जब भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हम समझते हैं वो बताना है। और भारत का पूरा पाषाण काल की संस्कृतियों के मध्य, संस्कृति से आप क्या अंतर है, मतलब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही है। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रागैतिहासिक है ये आप प्रैक्टिस में दे रखे, इसको देख लेना। जिसमें मैं टिक मार रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, एक तो फर्स्ट वाला आप अच्छी तरह से देख लेना, सेकंड वाला देखना या मत देखना। ठीक है, तीसरा प्रागैतिहासिक से आप क्या समझते हैं, भारत की पूरा पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य विशेषता बनाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई वैसे तो। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता वाला क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, आपकी जितनी भी यूनिट हो आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिसमें और में ऑप्शन देते हैं आपको। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ में क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताएं। फिर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का वर्णन करें। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताएं, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में बताएं, आर्थिक अवस्था के बारे में बताएं, सामाजिक अवस्था के बारे में बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना कैसी थी उसके बारे में बताया ना। हड़प्पा सभ्यता से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन थोड़े मैंने लिख रहा है कि ये देख लेना। ठीक है, और इनमें से बनेंगे और ज़्यादा हड़प्पा में से और कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं ना। और इनका पतन कैसे हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आगे भी बता रखा है मैंने। ठीक है, भारत में ऋषि वैदिक काल, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वैदिक काल से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, जो ऋषभ देव जी थे उनसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। जो उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया, सामाजिक और आर्थिक। देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति एक ही होती है। ठीक है, आपको थोड़ा उसको सही से पढ़ना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, क्वेश्चन चलते हैं। ये जो 5th क्वेश्चन है अपना, प्राचीन भारत के इतिहास में पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का क्या अधिक महत्व था। देखो, ये क्वेश्चन एक जैसे ये दोनों, है ना, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते तो मैंने भी लिख दिए। ठीक है, अब बात करते पूरा पाषाण से और नव पाषाण तक हुई उन्नति और परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पर टिक लगाता जा रहा हूँ मैं। हड़प्पा संस्कृतियों के विस्तार और पतन का विवेचना किए। देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं कहता हड़प्पा से एक पक्का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और वैदिक काल लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए। ठीक है, समस्या गंगा
पहले में ऑप्शन दे रखा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में। स्रोत कौन से है? ये साहित्यिक स्रोत है दोनों, ठीक है। लौह युग क्या था? राजा के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में बताया, ठीक है, बहुत आसान है। और जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपका है, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। भाई मैं शुरू से एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको, अगर क्लियर नहीं देख रहे तो टेलीग्राम पे भाई सब ऑलरेडी ये सेंड हो जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है, खाली मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझते चले जाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे नंबर लाने हिस्ट्री में, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो शुरू से पढ़ता हूँ भाई। प्रारंभिक भारत के इतिहास में पुनर्गठन में साहित्य का महत्व और मूल्यांकन कीजिए। और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर इतिहास से आप क्या समझते हैं और भारत के पुरापाषाण संस्कृतियों के मध्यपाषाण संस्कृति में अंतर बताएं। प्रौद्योगिक से आप क्या समझते हो? भारत की पुरापाषाण संस्कृति मुख्य विशेषता का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता का वर्णन करें। हब्बड़ सभ्यता की विशेषता का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उसके बारे में बताइए, है ना। और उसकी आर्थिक व्यवस्था बताइए। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति बताइए, राजनीतिक स्थिति बताइए, धार्मिक स्थिति बताइए, ठीक है। और भारत के इस देवकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर इस स्लाइड पे आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की पूरा वही है भाई क्वेश्चन है, पूरा पाषाण और नवपाषाण तक हुई उन्नतियों के बारे में, मतलब परिवर्तन, जो भी उनके बीच में जो भी परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताना है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के बारे में बताना है, उनके पतन के बारे में बताना है भाई, कैसे पहले उनका उदय हुआ फिर कैसे पतन हुआ, ठीक है। पतन के 4 कारण थे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। 11वीं क्लास में आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है। ऋषभ देविक लोगों की जो भी वैदिक काल के, जो उत्तर वैदिक काल थे, देखो पहले तो वैदिक काल सही चला, जब से ऋषभ देव मतलब जब से उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता तो 4 वर्णों में बढ़ जाता, तो वहीं से लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेखन कीजिए। देखो थोड़ा समझ के पढ़े करो, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है 4 वर्णों के बारे में, ठीक है। सामाजिक स्थिति का नाम आ गया, ठीक है। लेकिन की 2 में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है, आपको निबंध लिखना है। गंगा यमुना का बता रखा। आर्थिक शास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। और इंडिका किसने लिखा थी? मेगास्थनीज ने, ठीक है। लौह युग के बारे में बताना, राजा के विस्तार करते हुए बताना है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी, कहाँ पर? टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ आप, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है भाई। और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई नेक्स्ट स्लाइड आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ से क्वेश्चन है? 16 महाजनपद पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। 16 महाजनपद पर एक निबंध लिखिए। 7th आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है। जो टॉप 5 या टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे वो हिस्ट्री के, जो फर्स्ट सेमेस्टर BA प्रोग्राम वालों के आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन भी हर बार ही आते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको डबल भी मिलेंगे, है ना, मिलते जुलते मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 16 महाजनपद, देखो लास्ट में मैं एक चीज आपको समझाऊंगा, उस पर आपको गौर करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आए हिस्ट्री में, फर्स्ट सेमेस्टर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप 100% उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आगे चलो। मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं का विवेचना कीजिए, ठीक है। और फिर ये 8वां क्वेश्चन है जो आपका 9th क्वेश्चन है। निम्नलिखित किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। जो साहित्यिक स्रोत दे रखा है, शैल कला दे रखी है, ताम्रपत्र संस्कृति, महापाषाण काल के बारे में बताना है। 10वां क्वेश्चन है आपका बौद्धिक तथा जैन धर्म के उदय कारणों पर परीक्षण कीजिए, ठीक है। इनके बारे में बताना है, या ऐसे भी आ सकता है उद्देश्य के बारे में बताइए, सिद्धांत के बारे में बताइए, और क्या शिक्षा थी उनके बारे में बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। इनके बारे में बताने, उनकी विशेषताओं के बारे में बताने, कौन से पाषाण काल और मध्य। देखो ये दोबारा रिपीट हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, इसको छोड़ो। अब देखो, भारत में खाद्य उत्पादन के परम पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए, ठीक है।
ये आपका 12वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारण। ये भाई दोबारा डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये अब नीचे चलो, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक अवस्था और धर्म पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, मैंने बोला था ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये भी याद देख लेना। और प्राचीन भारत में इतिहास में भौगोलिक कारणों का प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो ये हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। और हर बार बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, संगम साहित्य, भाई हर बार ये क्वेश्चन आता है। संगम वंश से तो हर बार ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्राचीन काल में वंश आता है संगम वंश। ठीक है, जो गुप्तर काल में पढ़ते हो आप संगम वंश, हर्षवर्धन वंश के बारे में, वो सब ये है। ठीक है, जो छोटे छोटे समूह में बट गया था। ठीक है, जो छोटे छोटे राजपूत बट गए थे वो ये संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के बारे में आपको बताना है। साहित्य, उनके समाज के बारे में बताना और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना। देखो अंडरलाइन कर ले करो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो। जहाँ पर आप क्वेश्चन समझ जाते हो वहाँ पर आप जितने ही पेज आपसे लिखवा लो कोई भी, है ना, आपका हाथ नहीं रुकता अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है। ठीक है, पॉइंट बनते रहते हैं आपके माइंड में। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जब हाथ रुकता है, जब आपको पता नहीं होता कि आगे लिखने में क्या लिखने वाला हूँ, जब आपके हाथ रुकते। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता। आगे चलो, भारतीय मुद्रा की साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय मुद्रा के बारे में बताना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, इसको छोड़िए। प्राचीन चीन और बौद्ध धर्म के प्रवेश। देखो चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश कैसे हुआ। ठीक है, प्राचीन काल की यहाँ पर बात करनी है। उत्तर वैदिक काल वर्ण अवस्थिक स्थिति विवेचना की। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का चलन हुआ था। उससे पहले तो सबसे ही था, पहले क्षेत्रीय, इन्हें 4 वर्णों में बांट दिया था। पहले क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और वैश्य में 4 वर्णों के बाद पहला देखो कौन था, क्षेत्रीय। ठीक है, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, है ना। इन 4 वर्णों के बारे में आपको बताना, इनके क्या कार्य थे उनके बारे में बताना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ये तो वही है। उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति क्या थी। ठीक है, सामाजिक स्थितियों के यहाँ पर बारे में बात हो रही है। टोटल कुल मिला के ये बात है। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता है। मिस्र की जो भी लिपि थी, देखो मिस्र के प्राइमेट के बारे में आपको बताना है। ये भी आ जाता है क्वेश्चन। सुमेरियन सभ्यता के बारे में बताना है। तो प्राचीन काल में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मिस्र से भी वाइस आपका क्वेश्चन बन सकता है सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि ये सभ्यता एक जगह ही क्या रहती पनप रही थी। ठीक है, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये सब क्वेश्चन देख लेना भाई, बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है आपको, क्योंकि कहते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, वही क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। वो इन सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये मिस्र की है, सुमेरियन की है। ठीक है, और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, कुछ बताना है। भाई देखो ये मत देखना कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो बता दिए और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं खुद ही, है ना, तो मैंने जानबूझ के उनको लिख रखा है ना। कैसे किस सिचुएशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस बारे में मत घबराना। तो और जो नंबर दे रखे हैं ना आपको, इनको छोड़ो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब पढ़ते ये वाला क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक, साहित्य और विदेशी यात्रियों के बारे में वर्णन कीजिए। देखो जब हम स्रोत की बात करते हैं, स्रोत का मतलब होता है हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, स्रोत का मतलब होता है कि हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो 3 तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। भाई मैं लास्ट वीडियो में लास्ट स्लाइड भी देखना, उसमें भी कुछ समझाऊंगा। पहला होता है भाई पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पहला होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जो हमें पुरानी चीजें होती है पुरातात्विक, जो हमें खोद के मिलता है, खनन करके मिलता है। ठीक है, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा होता है यातायाती स्रोत, जो हमारे भारत देश में जो यात्री आए थे और अपनी बुक या जो भी, देखो मैगस्थनीज के बारे में देख लो, जिन्होंने टीका लिख दिया ना, उसको भारतीय राजनीतिक के बारे में लिखा है, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा है। तो ठीक है, ये स्रोत हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं।
भाई क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के, हाँ, और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। देखो, भारत की पूरा पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। माफी चाहती हूँ, भारत की पूरा पाषाण संस्कृति की विशेषता का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि नव पाषाण के बारे में भी बताइए, उनकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक कला के बारे में बताइए। विस्तृत लेख लिखिए, मतलब इनके बारे में विस्तार से बताइए, है ना। धार्मिक जो भी लेख था इनके धर्म के, जो धर्म से रिलेटेड था उनके बारे में बताइए। और ऐसे राजनीतिक भी आ सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जब भी कोई भी आप सभ्यता पढ़ते हो या कोई भी आप काल पढ़ते हो, तो उसके देखो उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, वो आगे चलते हैं। जो भी था आपका, वैदिक काल में राजनीतिक एवं आर्थिक, मैंने बोला था ना, परिस्थितियों की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, वैदिक काल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक व जैन उपचार, वैदिक और जैन उपचार शिक्षाएं क्या थी। ठीक है, उनके बारे में बताना है। देखो यहाँ पर सिद्धांत भी आ सकता है, उद्देश्य भी आ सकता है। देखो मैंने लिख रखा सिद्धांत उद्देश्य दोनों लिख रखे। ठीक है, दोनों बारे में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं तो उपचार आएंगे, शिक्षा आएगी, उद्देश्य आएंगे, सिद्धांत आएंगे, और में भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन की तरफ। और आगे चलते हैं। ऐसे भाई देखो, बहुत आसान होता है हिस्ट्री का पेपर निकालना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने, जो क्वेश्चन आते हैं वही बताए। ठीक है, और टॉप 10 भी क्वेश्चन आएंगे आपके, उसका इंतजार करना, वो क्वेश्चन 100% आएंगे ही, और वही 5 आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन ही और 5 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़े देखना, ये बेबीलोन के धार्मिक विश्वास, असीरियन निवासियों के आर्थिक संगठन का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में आप बताना। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्राचीन काल से। अब मैं कुछ बात करने वाला था, मैंने बोलता है कि आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन देखो, आप खुद भी पढ़ लेना, खुद भी समझ लेना। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने आपको। यहाँ पर हिस्ट्री में मैं किन चीजों पे पहले आपका ध्यान दें, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ। ठीक है, बेस मजबूत तो सब मजबूत। ठीक है, प्रैक्टिस ऑन परफेक्ट, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए, चलो भाई कहीं से भी क्वेश्चन है, अब जरा हम इसका तोड़ समझ लेते हैं हिस्ट्री का कुछ, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन है प्राचीन काल में, प्राचीन की बात करेंगे, यहाँ पर उलझाने वाली बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, मध्यकाल की आधुनिक की नहीं बात करेंगे, सल्तनत उपरांत की बात नहीं करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल, ओनली फॉर प्राचीन काल। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। भाई देखो, सबसे पहले प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं पाषाण सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में। पाषाण पत्थरों का युग, कैसे मानव ने उत्पत्ति करी, कैसे खाना पीना समझा ना। फिर इसमें ही हम नवपाषाण की बात करते हैं, मध्य पाषाण की बात करते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की विस्तार सभ्यता थी, है ना। उसकी नगरीय योजना के बारे में पढ़ते हैं हम, है ना, इनके बारे में, इसकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में समझते हैं। फिर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, फिर महाजनपद, कैसे राजनीतिक कैसे धार्मिक रूप, जो 4 वेद थे, जैसे कि धर्म कर्म करने वाला एक काल था, तो इसमें ही कैसे धार्मिक राजनीतिक रूप लेने लगते हैं, वो महाजनपद में पढ़ते हैं हम। फिर पढ़ते हैं हम धार्मिक आंदोलन, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं, मध्य मार्ग दिखाया। ठीक है, फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में पढ़ते, राजा अशोक के बारे में पढ़ते हैं। मुरत्तर काल में हम जो इनके वंशज थे, जो मुरत्तर काल थे, मौर्य काल के बाद आता है मुरत्तर काल, है ना। छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है यहाँ पर। फिर गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, महान शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर थोड़ा राजपूतों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम जो भी क्वेश्चन है आपके यहीं से बन रहा है सब। आपने ये पूरा पढ़ दिया, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर। ठीक है, कहीं से भी क्या जाए क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको क्वेश्चन समझ भी आएगा कि कहाँ से क्या चीज आई हुई है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। और इनके काल को देख लेना, कब से कब तक थे।
क्योंकि ऐसा भी आ जाता 300 BC से 1200 के बीच में किस साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है भाई, तुम स्टडी जोन के साथ बने रहो। टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कोर्स आपको एक रुपए भी खर्च नहीं करने, एक रुपए भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, एक रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो। ठीक है, और आप कहीं से बिलोंग करते हो, तो भाई जिस कंडीशन में हम थे आप भी उस कंडीशन में होते हो, है ना। तो आपका कुछ बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, कोई किसी को टाइम नहीं है, तो किसी के पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, तो कोई नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। आप कोई जॉब करते हैं, है ना, स्टूडेंट, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, बस स्टडी जोन के साथ आप बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।